सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 में समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि किस तरीके से बच्चों की बुद्धिलब्धि का हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, बुद्धिलब्धि के अंतर्गत हम लोगों ने इसके अलावा हमने इसमें बुद्धिलब्धि में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, देखिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में क्या क्या होता है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि भाषात्मक परीक्षण की अपेक्षा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाएं ज्यादा विश्वसनीय होती हैं। अलेक्जेंडर के अनुसार पूर्ण क्रियात्मक माला पूर्ण शाब्दिक माला से अच्छा मापदंड है। फ्रीमैन ने क्या कहा, क्रियात्मक परीक्षण बहरे, अशिक्षित व अंग्रेजी न बोलने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए बिना स्केल के स्थापन व पूरक प्रथम साधन है। उसके बाद देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक अशाब्दिक परीक्षणों को क्रियात्मक परीक्षण ही मानते हैं, जैसे भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण, भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट तथा रेवंस क्रियात्मक परीक्षण यानी कि रेवंस परफॉर्मेंस टेस्ट आदि। क्रियात्मक परीक्षण निम्न व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। किन व्यक्तियों के लिए, ध्यान से देखिएगा, गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों की बुद्धि का मापन करने के लिए, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, शर्मीले व अंतर्मुखी व्यक्तियों के लिए, शैक्षिक पिछड़े बालकों के लिए और विदेशी बालकों के लिए क्रियात्मक परीक्षण ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। इसका प्रयोग नैदानिक कार्यों में अधिक किया जाता है। इसके बाद आता है टेट, टीएटी, टेट परीक्षण। देखिए टीएटी परीक्षण क्या है, तो इसे मार्गन एवं मरे ने सन 1935 में तैयार करके प्रकाशित कराया था। रोडसा है दोस्तों, ये रोडसा परीक्षण की भांति इसमें भी कई कार्ड होते हैं। इसमें केवल 10 कार्ड थे, इसमें 30 कार्ड है। ठीक है, रोडसा कार्ड में केवल रोडसा जो परीक्षण था इसमें केवल 10 कार्ड थे और ये जो टेट परीक्षण है इसमें 30 कार्ड होते हैं। परंतु किसी भी स्त्री या पुरुष का परीक्षण करने के लिए केवल 20 कार्ड को ही काम में हम लाते हैं और उनमें भी एक खाली कार्ड होता है। कार्डों का वर्गीकरण इस प्रकार होता है, पुरुष के लिए 10 कार्ड, स्त्रियों के लिए 10 कार्ड और दोनों के लिए 10 कार्ड। और रोडसा परीक्षण में केवल आकृतियां थी, इसमें चित्र हैं। ठीक है, परीक्षण के पहले योनि के अनुसार कार्ड का चयन होता है, अर्थात स्त्री या पुरुष जिसका भी परीक्षण करना है उसी के हिसाब से कार्डों को लिया जाएगा। पुनः व्यक्ति को निर्देश दिए जाते हैं कि उसे कुछ चित्र बताए जाएंगे। उन सभी चित्रों से एक कहानी बनानी है, जैसे कि कोई जगह है, वहां पर हम मान लीजिए रास्ता है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं ढेर सारी, और यहाँ पर ढेर सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा है। अब ढेर सारे लोग कहीं पर अगर जमा है और हम सड़क से जा रहे हैं तो हम उसको देखेंगे तो मान लीजिए इस कार्ड पर कुछ इस तरीके का चित्र बना हुआ है, एक आदमी है या एक औरत है, वो बाइक से या स्कूटी से जा रही है और वो देखती है कि ढेर सारे लोग की भीड़ जमा है रास्ते के बगल में, तो वो ये सोच सकती है कि यहाँ पर हो सकता है कोई जनसभा हो रही हो या फिर यहाँ पर किसी की आपस में बहस हो गई हो। तो ये कार्ड आपस में इस तरीके से दिखाए जाएंगे उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति से जिसका परीक्षण लिया जा रहा है उससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इस परीक्षण में। तो देखिए उन कार्डों को देख करके यहाँ पर क्या होती है, कहानी बनानी होती है और यह भी बताया गया है कि कहानी का प्रारंभ और अंत क्या होना चाहिए, चित्र में बताए गए लोगों के मन में क्या भाव उठ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चित्रों को देख करके आपको एक कहानी बनानी होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतना स्पष्ट करने के पश्चात एक एक करके सभी चित्र उस व्यक्ति को बता दिए जाते हैं, वह उनके आधार पर कहानी बनाता चला जाता है। तो इसमें व्यक्ति जो कुछ भी व्यक्त करता है उसका सीधा संबंध व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, संवेग, मूल्यों एवं मान्यताओं आदि से होता है। अतः इन चित्रों को सरलता से उसके मन की बात निकल आती है। उस सभी बातों का विश्लेषण करने के पश्चात व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी बहुत सी बातों का पता लगा लिया जाता है। अब देखिए टेट परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। पहला है, इसके द्वारा व्यक्ति की भावनाओं का नहीं अपितु यह भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर वह बालक जिसके व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है कौन सी क्रियाएं करना पसंद करता है। रोडसा परीक्षण केवल आकृति प्रधान है, जबकि यह क्रिया प्रधान है और क्रियाएं व्यक्ति का एक विशेष अंग होती हैं।
देखिए, इसके द्वारा व्यक्तित्व के मनोगत एवं अंतर्निहित भावों का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें बड़ी कमी यह है कि कुशल परीक्षणकर्ता के अभाव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे भारतवर्ष में यह परीक्षण बड़ा ही प्रचलित है और भारतीय परिस्थितियों में इसे अपनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इलाहाबाद की मनोविज्ञान शाला ने इस दिशा में कुछ कार्य भी किया है। इसके बाद है बाल अभिबोधन परीक्षण यानी कि कैट परीक्षण। चाइल्ड्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं उन पर ये प्रयोग होता है। और देखिए, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने बच्चों का व्यक्तित्व परीक्षण तैयार किया। इसे वर्तमान रूप में विकसित करने का श्रेय लियोपोल्ड बेलक को जाता है। इसलिए एग्जाम में पूछता है कैट परीक्षण किसने बनाया था, तो लियोपोल्ड बेलक का ही नाम आता है। लियोपोल्ड बेलक और सोरेल बेलक दोनों ने मिल करके किया था, लेकिन नाम लियोपोल्ड बेलक का ही आता है। इसकी क्रियान्विति और गुण दोष ठीक टैट जैसे ही हैं। अंतर केवल इतना है कि वह टैट परीक्षण जो है ये व्यक्तियों के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए विशेष उपयोगी है, जबकि जो कैट परीक्षण है यानी कि सीएटी परीक्षण है ये बच्चों के लिए बनाया गया। दूसरे उनमें कार्डों की संख्या प्रत्येक स्त्री या पुरुष के लिए 20 और कुल 30 है कार्डों की संख्या, जबकि कैट परीक्षण में कार्डों की संख्या मात्र 10 है। तो सीएटी परीक्षण में जो कैट परीक्षण है इसमें केवल 10 कार्ड होते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड्स के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है शब्द साहचर्य परीक्षण। तो यह परीक्षण मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति या बालक के मुख से बिना सोचे समझे यदि कुछ भी निकलता है तो वह सत्य अधिक होता है। बात सच भी है। यदि किसी बात को छिपाया जाता है तो झूठ बोलकर, और यदि झूठ बोला जाता है तो सोचकर। बिना विचार किए झूठ बोला ही नहीं जा सकता। इस युक्ति में 50 से 100 तक ऐसे बच्चों का चयन कर लिया जाता है जिनका संबंध व्यक्तित्व के किसी न किसी अंग या गुण से होता है, जिसका परीक्षण किया जाना होता है। उसे स्पष्ट निर्देशन दे दिए जाते हैं कि प्रश्नकर्ता जो भी प्रश्न शब्द कहे उस शब्द के विषय में परीक्षार्थी की समझ में जो कुछ भी आए तुरंत बिना सोचे समझे कह दे। परंतु उत्तर देने का अर्थ यही है कि जिसका परीक्षण किया जा रहा है वह कुछ भी सोच नहीं पाए। परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों एवं उसके समय को परीक्षणकर्ता द्वारा लिखा जाता है और उसका विश्लेषण करने के पश्चात उसके भीतर की चिंता, भावनाओं आदि से संबंधित बहुत सी बातों का पता लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी से पूछा गया येलो कलर को देख के क्या तुम्हें महसूस होता, तो बच्चे ने कह दिया खुशी, मुझे येलो कलर देख करके बहुत खुशी होती है। या किसी ने कह दिया मुझे येलो कलर देखते ही मुझे जो स्पिरिचुअल चीजें हैं या फिर आध्यात्म की तरफ मुझे ये कलर देखने में लगता है। ठीक है, केसरिया रंग देखते ही, केसरिया रंग बच्चों को आपने दिखाया और आपने पूछा बच्चे से तो उसको तुरंत अपने देश का झंडा याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कि हाँ झंडे में केसरिया रंग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि जो भी चीज बच्चे को एक बार दिखाई गई उसके बारे में तुरंत कहा जा रहा है कि इसके बारे में तुम कोई शब्द बोलो। और जब बच्चे कोई शब्द या कोई वाक्य बनाते हैं तो उसी के अनुसार उनका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ऐसे शब्द का चयन यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी कठिनाई यह आएगी कि इस शब्द के उत्तर स्वरूप जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा उसका विश्लेषण कैसे करोगे, क्योंकि उसका विश्लेषण करना सरल कार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में चयन भी थोड़ा कठिन कार्य ही है। इसलिए अच्छा होगा कि युंग, रैपापार्ट और गिल आदि मनोवैज्ञानिकों में से किसी के द्वारा बनाई गई शब्द सूची ही काम में लाएं। उनका विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। इसके बाद बुद्धि परीक्षणों का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे स्कूल में। तो वर्तमान समय में बुद्धि परीक्षणों का मुख्य प्रयोग निम्न क्षेत्रों में है। देखिए, बुद्धि परीक्षण का सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए होता है। प्रवेश हेतु छात्रों का चयन, जैसे कि आईआईटी की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, जेई मेन, जेई एडवांस की। अब इस तरीके से अब आपको पता है अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो जेई मेन, जेई एडवांस होता है। ठीक है, तो ये सब प्रवेश परीक्षाएं क्यों होती है। नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है अगर आपको प्रोफेसर बनना है, तो ये सब परीक्षाएं इसीलिए होती है ताकि आपकी बुद्धि की जांच की जा सके। प्रवेश के बाद छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। यही टेस्ट के माध्यम से बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। अति पिछड़े एवं मेधावी छात्रों की पहचान हम बुद्धि परीक्षण से ही करते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। समस्यात्मक छात्रों के निदान एवं उपचार करने में ये बहुत बहुत उपयोगी है बुद्धि परीक्षण। छात्रों की छात्रवृत्तियों के चयन में जो बच्चे अच्छे होते हैं, पढ़ने में मेधावी होते हैं, अगर घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं है तो वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, जिनसे उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है और वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाते हैं।
फिर है छात्रों की बुद्धि लब्धि और शैक्षिक लब्धि की तुलना करने में, फिर है शैक्षिक समस्याओं के निदान एवं उपचार करने में, फिर है शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और अवरोधन के निवारण में भी सहयोगी है बुद्धि लब्धि। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के निदान एवं उपचार करने में, छात्रों को शैक्षिक निर्देशन देने में, छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन देने में भी इसका बहुत अहम रोल है। इसके बाद देखिए है छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने के संबंध में, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने में और शिक्षकों की कार्य कुशलता बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए उद्योग के क्षेत्र में कैसे उपयोग है बुद्धि लब्धि का। तो किसी भी उद्योग की सफलता दो साधनों पर निर्भर करती है, वस्तुगत संसाधन और मानव संसाधन। उद्योगों के लिए उपयुक्त मानव संसाधन के चयन हेतु इसका प्रयोग अगर लिखित रूप में किया जाता है। सामान्य बुद्धि परीक्षणों द्वारा सामान्य कर्मचारियों के चयन करने में, फिर है सूझबूझ बुद्धि परीक्षणों द्वारा अधिकारियों के चयन करने में, विशेष बुद्धि परीक्षणों द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति करने के संबंध में और अति विशिष्ट बुद्धि परीक्षणों द्वारा अधिकारियों की पदोन्नति करने में। इसके बाद देखिए व्यवसाय में किस तरीके से ये उपयोगी है बुद्धि लब्धि। वर्तमान में कोई भी व्यवसाय शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन द्वारा ही चलाया बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अतः इस क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय विशेष के लिए उपयुक्त कर्मचारियों के चयन में, कर्मचारियों के कार्य विभाजन में और कर्मचारियों की पदोन्नति करने में भी महत्वपूर्ण है बुद्धि लब्धि। अब देखिए सैन्य क्षेत्र में, तो मिलिट्री फील्ड में कैसे ये उपयोगी है। तो सैन्य क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत पहले से किया जा रहा है, सैनिकों के चयन करने में और सैनिक अधिकारियों के चयन के लिए, जैसे कि एनडीए की परीक्षा होती है, ठीक है। एनडीए की परीक्षा में मुख्य रूप से ऐसे बच्चे ही पास हो पाते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगी, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्रों में होने वाले अनेक अनुसंधानों में इनका प्रयोग किया जाता है, विशेषकर बुद्धि से संबंधित कारकों की खोज में, मनोवैज्ञानिक गुणों, रुचि, सृजनात्मकता एवं समायोजन आदि शक्तियों में सह संबंध ज्ञात करने में। बुद्धि परीक्षणों की सीमाएं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक जितने भी बुद्धि परीक्षण बने हैं उनके द्वारा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या बुद्धि का मापन कितना सही होता है, इसके संबंध में प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इस संदर्भ में सर्वप्रथम बात तो यह है कि अभी तक मनोवैज्ञानिक बुद्धि के स्वरूप के विषय में एक मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक मस्तिष्क, मन और बुद्धि की क्रियाओं में भेद नहीं कर पाए हैं। और तीसरी बात यह है कि जिन कारकों के आधार पर ये बुद्धि मापन करते हैं वे भी अपने में पूर्ण नहीं है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अधिकतर बुद्धि परीक्षण सीमित कारकों का ही मापन करते हैं, इसलिए इनसे किसी व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अब आप देखिए जो टेट परीक्षण है उसमें आपने देखा 30 कार्ड है, 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 कार्ड दोनों में कॉमन। तो आप सोचिए कि सिर्फ उसी एक कहानी के आधार पर या उसी एक कविता के माध्यम से हम सारे बच्चों की तुलना करते हैं, लेकिन सारे बच्चे आपको पता है ना तो सेम आंसर देंगे, ना ही सारे बच्चों की बुद्धि लब्धि को जांचने के लिए ये 20 कार्ड पर्याप्त होंगे, ठीक है। 30 में से केवल 20 ही कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। ऑलरेडी अभी मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कि कैट परीक्षण है तो इसमें 10 कार्ड ही उपयोग। अब छोटे बच्चे हैं, उनका बुद्धि लब्धि का परीक्षण हो रहा है, तो 10 कार्ड के माध्यम से हम सारे बच्चों की बुद्धि लब्धि को अच्छे से नहीं माप सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अधिकतर बुद्धि परीक्षण सामान्य बुद्धि का ही सही मापन करते हैं, इसलिए उनके द्वारा की गई किसी व्यक्ति की विशिष्ट बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता। बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांक अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनके द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता। बुद्धि परीक्षणों के मानक छोटे न्यायादर्शों यानी कि सैंपल्स पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा बड़े समूह की बुद्धि का मापन ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में व्यक्तियों के प्राप्तांक भाषा की योग्यता से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके द्वारा बुद्धि का मापन सही ढंग से नहीं किया जा सकता। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में व्यक्तियों के प्राप्तांक कार्य करने की गति से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनके द्वारा बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, क्लासेस, इसके अलावा सारे के सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पर। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारे के सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर के। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी 3rd सेमेस्टर के, तो देखते रहिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।